Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone। आज हम वसंत भाग 2 का लेसन नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया करने जा रहे हैं। ये लाइन धनराज पिल्ले जी ने अपने ही बारे में बोली है। संघर्ष का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रगल। और मिजाज का मीनिंग होता है नेचर, टेम्परामेंट। तो तुनक मिजाज का मीनिंग क्या हुआ कि मैं बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है, तो स्ट्रगल के कारण मेरा नेचर ऐसा हो गया था कि मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता था। तो जो इस पुस्तक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंटरव्यू है, जो कि जब धनराज पिल्ले जी 35 इयर्स के हुए थे तब विनीता पांडे ने उनका इंटरव्यू लिया था। तो विनीता जी क्या पूछ रही हैं कि पुणे की तंग गलियों से लेके, मतलब छोटी छोटी पुणे की गलियों से लेके मुंबई का सबसे पोश एरिया पवई का हीरा नंदानी कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफ़र कैसा रहा। तो उन्होंने बोला कि आपका सफ़र बहुत लंबा रहा और कष्ट साध्य भी रहा, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। तो धनराज पिल्ले बोल रहे हैं कि बचपन मेरा बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, मैंने बहुत स्ट्रगल की, हम बहुत गरीब थे, मेरे पास हॉकी भी नहीं थी खेलने के लिए और हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे भी नहीं थे, और मैं अपने फ्रेंड से स्टिक उधार लेता था, वो भी तब मुझे मिलती थी जब वो लोग खेल कर थक जाते थे, तब वो मुझे अपनी स्टिक खेलने के लिए देते थे। और जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया तब मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनी स्टिक दे दी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी, भले ही पुरानी थी, अब उनको किसी से उधार नहीं लेनी पड़ती थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय सन 1985 मणिपुर में खेली थी। जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी थी वो उन्होंने 1985 में मणिपुर में खेली थी। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उन्होंने पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब कहाँ खेली थी और कौन से सन में खेली थी। 1985 में खेली थी और मणिपुर में खेली थी। तब वो कितने साल के थे? सिर्फ 16 ईयर्स के थे। देखने में दुबले पतले थे और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था। अपनी दुबली कटकाठी के कारण के बावजूद भी मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मतलब उनको कोई बुली नहीं करता था कि वो बिल्कुल ऐसे पतले से थे, कोई उनको धमकाता हो या बुली करता हो, नहीं। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा दबदबा बहुत था, कोई मुझसे फालतू का पंगा नहीं लेता था। मैं बहुत ही जुझारू था। जुझारू मतलब हार नहीं मानने वाला, अपनी लाइफ को पूरी स्ट्रगल से चलाने वाला, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। कि मैं मैदान में भी बहुत जल्दी हार नहीं मानता था, लास्ट मिनट तक अपनी जीत के लिए स्ट्रगल करता था, और मैदान के बाहर भी मतलब पर्सनल लाइफ में भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, बहुत अच्छा खेल खेला और हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से ज़रूर बुलावा आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। मतलब 57 जो खिलाड़ी थे, जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, उनकी लिस्ट में धनराज पिल्ले का नाम नहीं आया। बड़ी मायूसी हुई, मतलब उदास हो गए। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उनको कौन से कप के लिए, ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए उनको सबसे पहले चुना गया था। और तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब तब से ही उनका ये सफ़र, ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो विनीता क्या पूछ रही हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? मतलब एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो यहाँ पर धनराज पिल्ले जी कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डल था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी तरह से 10वीं तक पहुँचा, मतलब बहुत स्ट्रगल वट्रगल करके मैं 10th तक तो पहुँचा, मगर उसके आगे का मामला बहुत कठिन था। अब 10th तो उन्होंने बोला कि मैंने फिर भी किसी तरह से कर ली, लेकिन आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद कहीं चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। मतलब मैं पढ़ाई में इतना ही कमज़ोर था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान में सारी क्वालिटीज़ हों। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर मैं
प्राउडली कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ये बात वो हंसते हुए बोलते हैं। और अगर मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। मतलब कि शादी पे कोई लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो लड़के वाले थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, 20,000 भी कमाएगा तो बोलेंगे 30,000 कमाता है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि हाँ, शादी के लिए आप मेरे को बैचलर की जगह मास्टर भी कह सकते हो, कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह सकते हो, वो एक मजाक का पार्ट है। आप इतने, विनीता पूछती है, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रमण भी हो जाते हैं और कभी कभी तो आप एकदम लड़ाकू टाइप से भी हो जाते हैं, लड़ाई करने पे भी उतर आते हैं। तो धनराज जी क्या बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित, मतलब इन इनसिक्योर सा फील करता रहा कि पता नहीं मेरे साथ लाइफ में आगे क्या होगा, मैं ये कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे। तो उसे इनसिक्योरिटी कहते हैं। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा तुनक मिजाज हो गया। मैंने अपनी माँ को देखा है, हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे भी यही वजह है। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मतलब मेरे से बातें गोल गोल घुमा के नहीं बोली जाती, शुगर कोटेड वर्ड्स मेरे से नहीं बोले जाते। मेरे मन में जो आता है मैं सीधे सीधे कह डालता हूँ। मतलब जो मेरे दिल में आता है मैं वही बात बोल देता हूँ, और बाद में मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है। वो कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। अगर हम सच बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स को तो वो भी कई बार नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता था, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता था। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता था, और मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, और मैं चिड़चिड़ा हो गया। तो दूसरे लोग भी मुझे इरिटेट करते थे, और जान करके इरिटेट करते थे। कई बार किसी को आपका माइनस पॉइंट, लो पॉइंट पता चल जाता है, तो वो जान करके वो बात आपके सामने करते हैं कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए। तो ऐसा आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कई बार ये चीज़ करते थे। और आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिना पढ़े ही बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और कई बार बहुत बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी ठीक ठीक मार्क्स आते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे ना हर चीज़ के लिए लाइफ में स्ट्रगल ही करनी पड़ी, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेट हो गया। साथ ही मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ, इमोशनल भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ, बहुत वैल्यू करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी कभी कोई शर्म महसूस नहीं होती, कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे से गलती हो गई है, तो मैं बहुत जल्दी सॉरी बोल देता हूँ। विनीता क्या पूछ रही हैं, आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है? तो धनराज जी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। मतलब वो मेरी आइडियल रही हैं, मेरी मदर। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार, मतलब अच्छी वैल्यूज़ डालने की कोशिश की है। मैं उनसे सबसे अधिक नज़दीक हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा जो मैं अपने दिल की बात करता हूँ अपने माँ से ही करता हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ, मतलब माँ को ज़रूर फ़ोन करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, कि भले ही तुम आसमान छू लो, लेकिन तुम्हारे जो कदम हैं, जो तुम्हारे पाँव हैं, वो हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े रहने चाहिए। और जिस भी इंसान ने इस बात को फॉलो किया है वो बहुत कामयाब हुआ है। वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, वो भी मेरे लिए एक आइडियल फिगर ही रही हैं। विनीता पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? मतलब एस्ट्रोटर्फ में, मतलब आर्टिफिशियल ग्रास पे। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जॉक्विन कवार्लो मुझे एक कोने में लेके जाकर उस घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, कि आपको इस घास पे कैसे खेलना चाहिए, और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस घास के, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है, कि आर्टिफिशियल ग्रास भी उगाई जा सकती है। विनीता पूछती है, हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, तो आपके पास आपकी पहली कार कब आई?
धनराज जी बोलते हैं, मेरे पास मेरी पहली कार जो थी वो सेकेंड हैंड थी, और उस कार का क्या नाम था, अरमाड़ा। और जो मुझे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। मगर कोई ज़रूरी नहीं होता कि शोहरत पैसा लेके आए। शोहरत मतलब आपका नाम, आप फेमस तो हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा भी हो। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों से सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ में भरे रेलवे स्टेशन पे मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों से सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, मतलब मैं फेमस हो चुका हूँ, मैं एक रिनाउंड पर्सन बन चुका हूँ, और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके मैंने बहन की शादी की। अपनी माँ के लिए मैं अपनी माँ को हर महीने पुणे पैसे भेजना मैंने शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, मतलब किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि वो मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वनीता पूछते हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? धनराज ने बोला कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज के खिलाड़ियों में को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना, और इन सबको अपने परिवार वालों को एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, क्योंकि विदेश में कि वहाँ की करेंसी के हिसाब से उन्हें इनाम मिलता था, तो उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पे 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सब के लिए काफ़ी है। और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में, जिस हीरानंदानी फ्लैट की हम बात कर रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में वो मुझे दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो पाती। मतलब मेरे पास, मैं शायद इतने पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकता था कि मैं हीरानंदानी पवई में कोई फ्लैट खरीद सकता था। तब विनीता ने पूछा, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जी ने कहा, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हमें हर जगह प्रतिष्ठा मिली, मतलब हर जगह सम्मान मिला। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। Like my video, please subscribe my channel and press the bell icon also, then you will get the notifications of new videos also, and if comfortable, share it also. Thank you.